जय श्री राम। मैं हूं पंडित अरविंद और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। और आज की चर्चा का विषय है वृषभ राशि में गुरु का वक्री प्रभाव। 9 अक्टूबर को गुरु वक्री हो रहे हैं लगभग 119 दिन और कुछ घंटों के लिए, या नियर अबाउट 120 दिनों के लिए। और ये उदय होंगे 4 फरवरी 2025 को। हर वर्ष कम से कम एक बार गुरु वक्री होते हैं, और जब भी वो वक्री होते हैं तो 120 दिन लगभग, कुछ घंटे कम ज्यादा हो जाते तो रहते। ये फिक्स है। साल में 4 महीने उन्हें वक्री रहना है, 8 महीने मार्गी रहना है। एक बार कब होते हैं, सवाल ये ले लेते हैं कि वक्री कब होते हैं। तो जब भी बृहस्पति ग्रह और सूर्य ग्रह के बीच में डिग्रियों का अंतर, डिग्री डिफरेंस 120 डिग्री से कम हो जाता है तो वो वक्री हो जाते हैं, और तब तक रहते हैं जब तक वो 120 डिग्री से ज्यादा ना हो जाए। अब सूर्य प्रतिदिन 1 डिग्री चलते हैं और बृहस्पति की चाल थोड़ी धीमी है, तो जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ते आते हैं बृहस्पति वक्री होकर के उस डिफरेंस को मेंटेन करते हैं, और 120 दिन के बाद में ये परिस्थितियां होती हैं, या लगभग जब सूर्य अपनी 3 राशियां बदल चुके होते हैं तब वो मार्गी हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर इतनी सी बात हुई कि साल में एक बार होने वाली ये घटना है, फिक्स है, और 120 डिग्री का डिफरेंस होने पर वक्री होते हैं, और 120 दिन तक लगभग वक्री रहते हैं। तो इसका प्रभाव कैसे देखा जाता है? तो इसका प्रभाव देखने का तरीका यह है कि ग्रह जिस लगन में है, गोचर के हिसाब से देखें या परमानेंट कुंडली के हिसाब से देखें, और वहां पर वो कारक है, शुभ है, उसका प्लेसमेंट अच्छा है, तो वक्री होने पर उसका बल बढ़ जाएगा और अधिक लाभ आपको होगा। लेकिन अगर वो अकारक ग्रह है, शत्रु है, बुरे प्रभाव में है और वक्री हुआ तो बलवान हुआ, ऐसी परिस्थिति में उसका नुकसान आपको देखने में आएगा। यानी वक्री का अर्थ सिर्फ इतना है कि उसकी सामर्थ्य बढ़ जाती है। उसकी सामर्थ्य के बढ़ने का कैसा लाभ और हानि होगी, ये उसके प्लेसमेंट, उसकी लगन के साथ उसका तालमेल, कारक अकारक के हिसाब से देखा जाता है। यहाँ एक और तरीके से एक और बात यहाँ समझनी हमें चाहिए, वो ये कि कोई भी ग्रह अगर बुरा प्रभाव देगा या अच्छा प्रभाव देगा तो कहाँ देगा। बहुत साधारण से शब्दों में बताता हूं। अगर मैथ के टीचर आपके लिए प्रसन्न है, आपके फेवर में है, तो मैथ में ही नंबर बढ़ सकते हैं, ड्राइंग में नहीं। ठीक इसी तरह ड्राइंग के टीचर अगर आपसे नाराज हैं, आपके साथ अच्छा तालमेल नहीं हो पा रहा, तो आपके मैथ में या साइंस में नंबर कम नहीं आएंगे, सिर्फ ड्राइंग में नंबर कम आएंगे। अर्थ क्या निकला? हर ग्रह की अपनी कार्य करने का एक क्षेत्र होता है, कार्य क्षेत्र, जिसे टेक्निकल में हम लोग कहते हैं कारक प्रभाव। वो जहां का कारक प्रभाव करता है केवल वहां ही अपना प्रभाव देता है, उसी क्षेत्र में ही अच्छा या बुरा प्रभाव देता है। तो अब इसका क्या कारक प्रभाव है, तो इसकी एक लिस्ट है, स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हैं, फिर भी मैं बोल के बता ही देता हूं। तो पहला है ज्ञान। गुरु ज्ञान का कंट्रोलर है। तो ज्ञान से भाव इतना है कि आपने क्या पढ़ा लिखा, सीखा या सीख रहे हो, विद्या, एजुकेशन, ये सब। तो ज्ञान का, दादा दादी के सुख का, विद्या का यानी एजुकेशन, बुद्धि, आपकी सामर्थ्य, आपका लॉजिक्स, आपकी संतान, धर्म, सुख, धर्म अलग है, सुख अलग है, वाहन का, मित्रों का, यज्ञ, पूजा पाठ इत्यादि, हृदय शक्ति, आपका हृदय का बल, आपका आनंद, आपकी स्फूर्ति, आपका कुछ हद तक धन, सुखी रहने का भाव, और परमार्थ, ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास, वो इन क्षेत्रों में प्रभाव कर सकता है। अच्छा या बुरा ये कुंडली के हिसाब से निर्भर करता है। जनरली हम मुख्य तौर पर इसे संतान, विवाह और संपन्नता से जोड़ के देख सकते हैं, सुख से जोड़ के देख सकते हैं। कुछ खास भाव होते हैं जिसमें वो
भाव कारक होता है, यानी उस भाव में होने पर विशेष फल दे सकता है। जैसे दूसरे भाव का, पांचवें भाव का, 9वां, 10वां और 11वां, इन 5 भावों का वो कारक है सबके लिए। लेकिन महिलाओं के लिए 7वें भाव का कारक भी होता है, क्योंकि 7वें भाव का कारक पुरुषों के लिए शुक्र होता है, इसलिए महिलाओं के लिए वो एक भाव और बढ़ गया, उनके लिए ये भाव भी आ गया। स्क्रीन पर आप ये बात देख पा रहे हो। पहले भाव में वो विशेष रूप से दिग्बली होता है, अधिक अच्छा फल दे सकता है। तो एक तरह से गुरु पहले भाव में, दूसरे भाव में, 5वें भाव में, कुछ हद तक 7वें भाव में, 9, 10 और 11 इन भावों को प्रभावित करता है। जिन 2 राशियों का वो स्वामी है उस हिसाब से प्रभावित करता है, और जहां जहां उसकी दृष्टि है वहां से भी प्रभावित करता है। तो इतने सारे क्षेत्र संभालता है। इसीलिए साधारण शब्दों में बात बताई जाती है कि अगर गुरु आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो कुंडली के 1000 दोषों का नाश कर देता है, इतना संभाल लेता है कुंडली को। एक और थोड़ा सा बात समझने की है, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो उस राशि का तो प्रभाव देगा ही जहां पर वो बैठा है, लेकिन उससे पिछली राशि का भी प्रभाव देता है एक साथ, यानी पिछली का भी प्रभाव देगा और जिस राशि में उसका भी। फिलहाल हमारे जो सब्जेक्ट है उसमें गुरु वृषभ राशि में है, तो वो मेष राशि का भी प्रभाव देगा, या ये मान के चलिए कि वो मेष राशि में होता तो क्या प्रभाव करता वो भी आएगा। तो इस तरीके से सारी बात को देखा जाता है। प्रस्तावना थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन ये बात समझना बहुत जरूरी था। अब एक एक करके सभी लग्नों पर इसे ले लेते हैं। मेष लग्न के हिसाब से देखें तो दूसरे भाव में ये बैठा है, और यहां पर ये कारक बनता है क्योंकि 9वें भाव का स्वामी है, 12वें भाव का भी, लेकिन 9वें का भी स्वामी है, इसलिए फिर भी एक कारक है, अच्छी स्थिति में है। पर शत्रु राशि में दूसरे घर में बैठा है तो दूसरे भाव में भाव कारक भी है, तो इसलिए मेष के लिए ये शुभ है, अच्छा है। इसका वक्री होना आपका धन, भाषा, आपकी पैतृक संपदा, कुटुंब से आपका तालमेल, इसको इंप्रूव करेगा, सेविंग्स को इंप्रूव करेगा, कुछ हद तक शत्रुओं की कमी करेगा। इसके अलावा एक विशेष फल देखने में आ सकता है, जीवन स्तर को भी थोड़ा सा इंप्रूव करने में हेल्प कर सकता है। जो विवाह योग्य हैं या जो संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए भी ये बहुत सुंदर सा अवसर आएगा विवाह का, प्रेम भी इसी दौरान हो सकता है। तो विवाह के लिए प्रयास करेंगे, प्रेम का प्रयास करेंगे, संतान का प्रयास करेंगे, शिक्षा का प्रयास करेंगे, तो उसके मिलने की भी अच्छी संभावनाएं यहाँ पर बन जाती है, उसका लाभ भी देखने में आएगा। तो ये गोचर मेष के लिए शुभ सिद्ध होगा। वृषभ की बात करते हैं तो वृषभ के लिए स्थिति यह रहेगी कि वो यहाँ शुद्ध रूप से अकारक ग्रह है, बुरा फल देने वाला है, लगन का शत्रु भी है, उसका बल बढ़ेगा। तो कुछ हद तक स्वास्थ्य को लेकर के मन में आशंकाएं, थोड़ा सा भ्रम महसूस होना, क्या रिजल्ट आएगा, खर्चे बढ़ जाना, ये सब देखने में आ सकता है, ये स्थितियां आएंगी। लेकिन जो विवाह के योग है, संतान के योग है, ज्ञान के योग है, वो बराबर बने रहेंगे। तो उनमें कुछ कमी आएगी, मतलब बात बनते बनते अटक रही है पर थोड़ा देर से बनेगी, ऐसा हो सकता है। तो ये कुल मिलाकर वृषभ लग्न के लिए बहुत शुभ नहीं होगा। ज्यादा नुकसान तो बहुत ज्यादा नहीं है लग्न में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्थितियां धीमी होंगी, कार्य बनने में टाइम लगेगा, पैसे ज्यादा खर्च होंगे, उतना रिजल्ट नहीं आएगा जितना हम जल्दी इसकी उम्मीद कर रहे हैं। मिथुन के लिए देखते हैं तो 12वें भाव में इसका गोचर रहेगा। अब 12वें भाव में भी ये अकारक है, क्योंकि 2 केंद्रों का एक साथ स्वामी है, इसलिए अकारक स्थिति में आ जाता है, ज्यादा शुभ स्थिति हम मेंटेन नहीं करता। और क्योंकि वो मेष का भी प्रभाव करेगा तो खर्चे बढ़ जाएंगे, भागदौड़ बढ़ेगी, कुछ समस्याएं कानूनी अगर है सॉल्व होंगी, कुछ हेल्थ की है सॉल्व होंगी, संतान के योग, विवाह के योग, कुछ ऐसा काम जिसमें आपकी बौद्धिक चातुर्यता से हो सकता है, उसके होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो कुछ हद तक तो फायदा ही हुआ। तो कर्म क्षेत्र पर आपको लाभ हो रहा है, संतान, ज्ञान, सोच समझ, प्लानिंग्स पर आपको लाभ हो रहा है, वैवाहिक जीवन वाले स्तर पर भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो विवाह का योग, संतान का योग, ज्ञान का योग, प्रयास करके रिजल्ट निकालने का योग इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे।
लेकिन कहाँ नुकसान आ रहा है कि आपके खर्चे थोड़े रहेंगे, रिजल्ट थोड़े से धीमे आएंगे पर आएंगे। अब बात करते हैं कर्क लगन की। कर्क लगन के लिए इसकी स्थिति ये रहेगी कि 11वें भाव में बैठा है और यहाँ पर ये एक अच्छा कारक भाव का स्वामी जो कि 9वें भाव का भी स्वामी होता है, तो अच्छी स्थिति मेंटेन कर रहा है। इसका मतलब होगा कि आमदनी और इम्प्रूव होगी, संतान का विवाह का योग इम्प्रूव होगा, वैवाहिक जीवन जो शादीशुदा है उनके लिए भी कुछ इंप्रूवमेंट देखने में आएगा, जीवन स्तर को कुछ इंप्रूवमेंट देखने में आएगा, पैतृक संपदा के सुख कुछ बढ़ते हुए दिखाई देंगे, कुछ जमीन वाहन इत्यादि खरीदने का योग बनेगा, शत्रुओं के साथ तालमेल एडजस्टमेंट की स्थितियां भी इंप्रूव होंगी। तो कई तरीके से फायदा होता हुआ दिखाई देगा और इन सब चीजों का लाभ अगले 120 दिन तक आपको प्राप्त होगा। ये हो गया। अब बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न के लिए एक ऐशपाल स्थिति में, ना अच्छा है, ना बुरा है, ना कारक है, ना अकारक है, मिला जुला सा। लेकिन क्योंकि वो कारक भाव में, कारक भाव कौन सा था जो पहले होता है, दशम भाव में, इसलिए बहुत बुरा प्रभाव तो कर नहीं सकता। तो अर्थ ये निकलेगा कि यहाँ पे एजुकेशन, संतान, सेहत, कर्म, छोटे भाई बहनों से तालमेल, ऑफिस में एडजस्टमेंट्स का इंप्रूवमेंट बढ़ेगा। लेकिन सेविंग्स कम होंगी, सुख थोड़े से कम होंगे। सुखों का योग का अर्थ होता है आनंद नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, पैसे तो आ रहे हैं पर उतने नहीं आ रहे जितने हम चाह रहे हैं, इस तरह से ये देखने में आ सकता है। और कुछ हद तक अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो उनसे आपकी एडजस्टमेंट कुछ खराब हो जाए, कुछ ऐसे डिसीजन आप लें जिसका बाद में आपको ये लगे कि मुझे नहीं लेना चाहिए था। तो ये मिला जुला सा प्रभाव हो गया, थोड़ा सा अच्छा थोड़ा सा खराब। तो थोड़ी सावधानी रखेंगे, सलाह मशवरा करेंगे परिवार के साथ कोई फैसला लेने से पहले, तो ये पूरी उम्मीद है कि कोई भी नुकसान देखने में नहीं आएगा। कन्या की बात करते हैं। यहाँ पर गुरु कारकत्व के हिसाब से देख रहे हैं तो अलग है, लेकिन भाव कारक देखते हैं तो यहाँ पे कारक बनता है। अब यहाँ स्थिति ये रहेगी कि जो विवाह के योग हैं थोड़े से धीमे होंगे, संतान के योग थोड़े से धीमे होंगे, स्लो, मतलब बात बनने में वक्त लगेगा। सेहत को लेकर के भी 1-8% तनाव देखने में आ सकता है। तो संतान का आपके प्रयास करने का, आपकी सेहत में दिक्कत आ रही है, आपकी सेविंग्स कुछ कम होती हुई सी दिखाई दे सकती है, ये भी देखने में आएगा। पैतृक संपदा का सुख कुछ घट सकता है और आपकी बोली भाषा में थोड़ी सी तलखी आ सकती है, ऐसा हो सकता है, और खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं। ढंग से देखा जाए तो ये पहली लग्न है या राशि है जहां कोई विशेष लाभ नहीं होता वो दिख रहा, लेकिन क्योंकि कारक भाव में बैठा है तो क्या होगा, पिता से तालमेल, भगवान की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगी। बहुत बड़ा नुकसान तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सारे काम थोड़े स्लो हो जाएंगे जिसके कारण आप थोड़ा इरिटेट महसूस कर सकते हैं कि सब मेहनत हो रही है, रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन आ जाएंगे। अब बात करते हैं तुला की। तो तुला लग्न के लिए जो स्थिति है वो ये कि यहाँ 8वें घर में ये गोचर में आएगा और ये अकारक भी है, भाव कारक भी नहीं है, तो यहाँ स्थिति ठीक नहीं है। इसके यहाँ वक्री होने का अर्थ होगा कि आपकी सेविंग्स, आपकी यात्राएं बाधित होंगी। विदेश यात्रा की कुछ गुंजाइश जो पहले बन रही थी वो बिना मतलब अब डिले होनी शुरू हो जाएगी। खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे, घर वालों से तालमेल की स्थितियां बनेंगी, उनका सहयोग मिलेगा, लेकिन कोई काम नहीं आ रहा, सहयोग मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, अपनापन मिल रहा है, पर कोई रिजल्ट भी तो आना चाहिए। ऐसी स्थिति देखने में आ सकती है। लेकिन एक प्लस पॉइंट हो सकता है कि अगर विवाह का प्रयास किया जा रहा है तो उसकी बात बन जाए। अगर कुछ नया सोर्स ऑफ इनकम डेवलप करने की कोशिश करें तो रूट्स खुले, इनकम नहीं होगी, बाद में होगी, लेकिन रास्ते बन जाएंगे। ऐसा हो सकता है आपको कर्म, अपने एफर्ट्स, अपने प्रयास का रिजल्ट देखने में आ सकता है। तो कोई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन भविष्य के लिए कुछ अच्छी स्थितियां पैदा हो सकती है जिसका फायदा आपको बाद में देखने में आ सकता है। वृश्चिक के लिए ये बहुत अच्छी स्थिति में है, महिलाओं के लिए तो और भी ज्यादा अच्छी स्थिति में है क्योंकि उनके लिए तो कारक भी है। तो विवाह के योग की स्थितियां, धन बढ़ने का योग, प्रयास, भाइयों से संबंध, तालमेल अच्छे इंप्रूव होंगे, ये सब लाभ होगा। शत्रुओं के साथ भी तालमेल ठीक होंगे, हेल्थ कुछ इंप्रूव होगी, खर्चे भी थोड़े से कंट्रोल होंगे, यानी लिमिट्स में पैसा खर्च होगा, ये देखने में भी आएगा। और जीवन स्तर को लेकर के भी कुछ पॉजिटिव साइन देखने में आ सकते हैं। कुल मिलाकर वृश्चिक के लिए ऐसा कोई टॉपिक नहीं दिख रहा है जहां पे कोई बहुत नुकसान होता हुआ दिखाई दे जाए। धनु के लिए अच्छा है, लगन का ही स्वामी है, बहुत बढ़िया स्थिति मेंटेन करता है, लेकिन क्योंकि बैठा छठे घर में
अब छठा घर उसके लिए शत्रु भाव है, यहाँ पर वो वक्री होगा तो शत्रुओं का प्रभाव बढ़ेगा, खर्चे बढ़ेंगे, भागदौड़ बढ़ेगी, कुछ छोटी मोटी कानूनी दिक्कत या हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं। इसका बैड इम्पैक्ट आपके स्टेटस पे भी देखने में थोड़ा सा आ सकता है, माइनर, लेकिन विवाह होने का योग बनेगा, संतान होने का योग बनेगा, कुछ सीखने का, कुछ समझने का, कुछ एजुकेशन इंप्रूव होने का भी योग बनेगा और आमदनी इंप्रूव होने का भी योग बनेगा। अब देखिए आमदनी आ रही है, खर्चे भी बढ़ रहे हैं, लास्ट में हाथ में बचा कुछ नहीं, लेकिन खर्चे ही होते, आमदनी ना होती तो दिक्कत होती। तो मिला जुला प्रभाव है, लेकिन ऑन दी होल ठीक ही आएगा क्योंकि वो वक्री है। अगर ये मार्गी रहता तो यहाँ फायदेमंद नहीं था, वक्री है इसलिए फायदेमंद होता हुआ दिखाई देगा। मकर के लिए 5वें भाव में बैठा है, देखिए 5वें भाव में तो वैसे ही कारक होता है, लेकिन यहाँ ये शत्रु राशि में है और मकर लगन के लिए एक अकारक ग्रह माना जाता है। अर्थ क्या होगा कि इस भाव की अब हानि करेगा, संतान के सुखों की कमी, एजुकेशन की कमी, सही मौके पे फैसला लेने की सामर्थ्य थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है। इसका इम्पैक्ट फिर इनकम पर आएगा, इनकम भी थोड़ी सी कम देखने में आ सकती है, लेकिन अपनों का सुख प्राप्त होगा, मकान वाहन खरीदने का सुख प्राप्त होगा, जीवन स्तर, आपकी कार्य क्षेत्र पर आपकी तारीफ हो, आपकी वाहवाही हो, ऐसा देखने में आ सकता है। तो थोड़े बहुत फायदे हो सकते हैं, लेकिन कोई विशेष ज्यादा लाभ यहाँ पे होगा नहीं। तो ढंग से देखा तो मकर के लिए स्थिति एक एवरेज स्थिति ही मेंटेन करने वाली है। कुंभ की बात करते हैं, यहाँ भी ये अकारक होता है, कुंभ के लिए एक कारक ग्रह नहीं है और थोड़ी सी खराब स्थिति यहाँ पे मेंटेन करता है। चौथा घर है सुख का, तो सुखों में कुछ कमी महसूस होना, तनाव महसूस होना, अनईजी फील करना, सब ठीक है, कोई समस्या नहीं दिख रही, फिर भी मन उचाट है, किसी तरह का भय या उलझन मन में घूमती रहेगी, ये नुकसान होगा। जीवन स्तर को लेकर के भी छोटे मोटे डाउट बने रहेंगे, काम ठीक हो पा रहा है कि नहीं, परफॉर्मेंस आ रही है कि नहीं, कर पाएंगे कि नहीं, रिजल्ट निकाल पाएंगे कि नहीं, ऐसे डाउट्स बने रह सकते हैं। लेकिन अपनों का सहयोग मिलेगा, भाई बंधुओं का सहयोग मिलेगा, ऑफिस में आपके जो भी कुलीग्स हैं उनकी तरफ से भी अच्छा सहयोग मिलेगा, उसका लाभ होगा, भाग्य की कृपा, पिता की कृपा प्राप्त होगी और आमदनी इंप्रूव होगी। तो सुख कम हो रहे हैं, बेकार में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कोई जिसे कहते हैं स्पष्ट रूप से कोई कारण नहीं मालूम, लेकिन फिर भी मन तनाव, बेचैनी, खिचखिच में फंसा रह सकता है। तो मिला जुला प्रभाव है, कुछ हद तक नेगेटिव है, लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं होगा। आखिरी आ जाती है मीन लगन। अब देखिए मीन लगन की स्थिति है कि तीसरे भाव में है। तीसरे भाव थोड़ा सा कम अच्छा होता है, लेकिन पुरुषार्थ का होता है, प्रयास का होता है, रिजल्ट निकालने का होता है। और वहां ये जब वक्री होगा तो फिर और अधिक मेहनत, और अधिक प्रयास, और अधिक कोशिश देखने में आएगी। लाभ होगा कार्य क्षेत्र पर आपकी मेहनत आपको रिजल्ट दिलाने में, भाग्य का सहयोग दिलवाने में, पिता का सहयोग दिलवाने में, धर्म ईश्वर की कृपा प्राप्त होने का योग बनेंगे, ये प्लस पॉइंट होगा। कुछ हद तक कुटुंब से सहयोग भी होगा, कुछ नया ज्ञान, नई विद्या, कोई नई चीज सीखने का भी अवसर मिलेगा, थोड़ी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, वैवाहिक जीवन की स्थितियों में भी इम्प्रूवमेंट और प्रेम बढ़ेगा। यहाँ पे ये विवाह का योग भी इम्प्रूव होता है, अगर मीन लगन में है और विवाह के इच्छुक है, प्रयास कर रहे हैं, तो इस दौरान जबरदस्त संभावनाएं बन सकती हैं विवाह होने के लिए भी। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा है, जीवन स्तर को लेकर के फायदा है, भाग्य को लेकर फायदा है, विवाह और वैवाहिक जीवन यानी जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए फायदेमंद हो चुकी है, तो आपसी संबंध और तालमेल इंप्रूव हो रहे हैं, ये सब ठीक है। कार्य क्षेत्र और आमदनी में भी इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो मीन के लिए लगभग सारी बातें अच्छी। कुल सारी चर्चा यहाँ पर हो गई सभी लगन के हिसाब से, आप चाहें तो राशि के हिसाब से भी इसे देख सकते हैं। कहाँ कोई चूक है, अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है, कोई कम आनंद आ रहा है, तो स्क्रीन पर मैंने एक लिस्ट दी है जिससे ये छोटे छोटे उपाय हैं, अगर आप इन्हें करते हैं तो ये उम्मीद बढ़ जाती है कि आपकी प्रॉब्लम्स कम हो। प्रकृति जो दे रही है या नहीं दे रही वो प्रकृति की अपनी मर्जी और कृपा है। उपाय उसको मिनिमाइज करने के लिए है, थोड़ा सा हमारे फेवर में लाने के लिए है। ईश्वर को मजबूर नहीं किया जाता कि वो हमें लाभ दे ही दे। हम बारिश का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम छतरी ले सकते हैं। तो हमको इतना समझना है कि उपाय का ये अर्थ नहीं होता कि आपने उपाय कर लिया तो आपको कुछ होना ही नहीं चाहिए, ये संभव नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।